ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा उसका। ओके, तो देखिए पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू किया था मैंने। और मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्या क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है उसका। ओके, और मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पहले आप मतलब समझिए। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या गोल है आपका, मतलब आपको क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको सुबह उठ के खाना खाना, ये आपका एक पहला ऑब्जेक्टिव है, समझ में आया। तो आज वही हम लोग पढ़ेंगे कि एक मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहले ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज किस तरफ चलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्टिविटीज किस हिसाब से करेगा कि उसको एंड में जाके उसका ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाए। मतलब उसका जो क्या बोल सकते हैं आप, लेमैन का लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं हिंदी में, ठीक है, लेमैन का लैंग्वेज मतलब नॉर्मल सिंपल चालू भाषा में, कि उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। लक्ष्य का मतलब अगेन मैं बोलूं अगर आपको तो शुद्ध हिंदी हो गया वो, लक्ष्य का मतलब उसका गोल प्राप्त हो जाए। अगेन इंग्लिश में जा रहा हूं तो आपको आई होप समझ में आया होगा। क्या होता है कि एक मैनेजमेंट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का तीन ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऐसे समझिए इसको। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक आपने फॉर एग्जांपल एक बिजनेस शुरू किया, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या, आप क्यों बिजनेस शुरू करना चाहते हो? आप इसीलिए बिजनेस शुरू करोगे कि आपको प्रॉफिट आए, है ना, आपका नाम हो इंडस्ट्री में, मतलब अच्छा खासा नाम हो एरिया में, है कि नहीं। आप मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट है मेन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट आने के लिए आपको पहले सर्वाइव भी करना पड़ेगा, तो सर्वाइवल भी है एक ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट है आपके लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जॉब क्रिएशन। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करो, फॉर एग्जांपल आप पानी का बिजनेस शुरू करो, वाटर बिजनेस, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा आपको, है ना, आपके लेबर लगेगा उसके लिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है? सोशल वेलफेयर। लाइक आप जिस एरिया में अपना फैक्ट्री बनाया उस एरिया का आपने रोड पक्का करवा दिया, अपने खर्चे पे रोड पक्का करवा दिया, क्योंकि आपका सेल्स अच्छा हो रहा था। प्रॉब्लम ये आ रहा था कि गाड़ी को अंदर आने और बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो आपने उस एरिया का पूरा अच्छा से रोड बनवा दिया। अब इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव क्या पूरा हो गया? आजू बाजू का जो घर है वो भी खुश हो गया कि नहीं यार ये लोग क्या, जैसे कि रतन टाटा जी करते थे जब, ठीक है, जब वो थे, अभी तो अब नहीं है, अब वो हम लोग का मतलब क्या दुर्भाग्य है कि वो हम लोग के बीच नहीं है। एनीवेज, तो जब वो थे तो उन्होंने सोशल के मतलब सोशली बहुत काम किया था, है कि नहीं। तो उन लोग का सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा था, गरीबों के लिए घर देना, ये अपना मतलब रतन टाटा जी क्या थे कि वो अपना जो आधा से ज्यादा कमाई तो वो गरीबों में बांट देते थे, है कि नहीं है। तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन की, समाज सेवा, ठीक है। और लास्ट में आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका पर्सनल ग्रोथ, उनका पर्सनल सैलरी, उनका छुट्टी देखना, उनका बाकी वगैरह वगैरह एवरीथिंग। लाइक जब ताज होटल पे हमला हुआ था तो रतन टाटा जी ने सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं किया था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा किया था। कैसे? जो आजू बाजू की दुकान को हैम्पर हुआ था, यहाँ पे ये जो जिनका ये जान गया था उस हमले में, ठीक है, पाकिस्तान ने कराया था, क्या बोलेगा, पाकिस्तान का छोड़ो, बोलना ही बेकार है। तो रतन टाटा जी ने क्या किया था, जो आजू बाजू के जो शॉप्स थे उनको भी पैसा दिया था हम लोगों ने, है कि नहीं है। तो कि आपको नुकसान हुआ है आप लीजिए। ओके, पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे? जो एम्प्लॉइज लोग को जो घाटा हुआ था या एम्प्लॉइज लोग का जो मानहानि हुआ था, जो इंजर्ड हुए तो उनका तो फ्री का कॉस्ट हुआ है। जो लोग नहीं बच पाए थे उस हमले में, उन लोग के फैमिली को भी अच्छे खासे कंपेंसेशन दिया और उन लोग के फैमिली को आगे भी संभाला। ऐसा नहीं कि वो पैसा देके छोड़ दिया, आगे संभाला उन लोगों ने। तो ये होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, है ना। तो सोशल ऑब्जेक्टिव किसके लिए होता है? समाज सेवा के लिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अपने एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि उनके फैक्ट्री में जब एक बार हड़ताल लग गया था, क्योंकि एम्प्लॉइज लोग ने हड़ताल कर दिया था, तो रतन टाटा जी ये नहीं कि किसी और को भेज के हटवाया, वो खुद आ गए वहां पे और वहां पे बैठ के उन लोगों के साथ बात करना शुरू किया। यही देख के बस वो लोग एम्प्लॉइज लोग खुश हो गया था कि नहीं हम ठीक है, हम काम करेंगे। ओके, तो ये होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलने के लिए पहला तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ठीक से, सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ठीक से, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब ये तीनों जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को किस हिसाब से करेगा कि उसको एंड में जाके प्रॉफिट मिले, एंड में जाके ये तीनों चीज पूरा हो जाए, यही होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब चलिए हम आपको एक एक करके अच्छे से लिख के समझाते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब एक एक ऑब्जेक्टिव विस्तार से एकदम आराम से समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? आपका बिजनेस, आपका फर्म, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। अब
बिजनेस में ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए या क्या होता है ये देखिए मैनेजर लोग का। लाइक आपका बिजनेस तो एक मैनेजर ही संभालेगा ना, चाहे आप हो मैनेजर या किसी को आप बना के रखते हो, तो उस मैनेजर के लिए उसके दिमाग में क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस को चलाने का, ये देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहला ये देखिए, दिस ऑब्जेक्टिव एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, किसका, प्रॉस्पेरिटी का और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, पहला तो आपका प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब ग्रो, ग्रोथ का मतलब ग्रो करना, प्रॉस्पेरिटी मतलब कैसे समझा आपको, पाती लैंग्वेज में अगर हिंदी में बोला जाए प्रॉस्पेरिटी का मतलब नाम होना चाहिए। ठीक है, सबको लगना चाहिए नहीं यार इस प्रोडक्ट में कोई बात है, जैसे टाटा का नाम है ना हम लोग का कि टाटा कार्स, आप कहीं भी पहाड़ से कूदा तो आप टूटने नहीं वाला है। ठीक है, अंदर के बैठे इंसान चाहे टूट जाए कार नहीं टूटने वाला है, तो वो ऐसा होना चाहिए। तो ये दिस इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। और ग्रोथ मतलब ग्रो होना चाहिए, लाइक एक्सपैंड होना चाहिए बिजनेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप सिलीगुड़ी में कर रहे हो तो सिलीगुड़ी में रहो, जलपाईगुड़ी में कर रहे हो तो जलपाईगुड़ी में रहो, एक्सपैंड करो, फुल इंडिया में एक्सपैंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोविड-19 एक्सपैंड हुआ था ना चाइना वाला, वैसे ही। ठीक है, तो दिस ऑब्जेक्टिव एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी, ये दो कीवर्ड्स है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरे हैंडराइटिंग को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ जो भी लिखा हूँ सब आपके बुक में है, मैं बस आपको एक समझाने के तरीके के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए, कॉमन नॉलेज आ जाए, कॉमन सेंस आ जाए, कि आप लोग बिना पढ़े भी लिख के आ पाओ। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और अच्छे से सुन रहे हो एकदम पूरे एंड तक, अगर मैं ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो थोड़ा स्लो कर लेना वीडियो को प्लीज, क्योंकि मेरा बोलने का स्पीड ही ऐसा है नॉर्मली, मैं स्लो बोलूंगा तो आगे का भूल जाऊंगा क्योंकि। ठीक है, तो आप उतना मैनेज कर लीजिए, बस समझिए यहाँ पे। ठीक है, आपके बुक में सब लिखा हुआ है, ये सब चीज एवरीथिंग, कुछ भी मैं बुक के बाहर का नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। द 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन का भी 3 ऑब्जेक्टिव्स है। कितने ऑब्जेक्टिव है, 3। पहला है सर्वाइवल, फर्स्ट इज व्हाट, सर्वाइवल। अगर आप एक फर्म ग्रो कर रहे हो, फर्म खोल रहे हो, अगर एक बिजनेस खोल रहे हो, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सर्वाइव करो। क्योंकि देखिए, अगर आप पानी का बॉटल खोलोगे, पानी का बिजनेस खोलोगे तो उसमें बिस्लरी है, अगर आप कार का ये बिजनेस खोलोगे तो उसमें टाटा है, महिंद्रा है, ठीक है, मारुति है, मारुति सुजुकी जो है, ओके, बहुत सारा कार्स है कि नहीं है। तो सर्वाइवल पहला है आपका। अगर आप सिम कार्ड का खोल रहे हो तो जियो तो पहले से कब्जा करके रखा है पूरा में, जियो और एयरटेल तो यार मतलब क्या बोलेगा, ओके, तो जियो और एयरटेल है। आप मतलब किसी भी बिजनेस में घुस जाओ, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, तो सर्वाइवल मतलब इन कॉम्पिटिटर्स को टैकल कर देना। ठीक है, तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव होता है आपका सर्वाइवल। द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्यों सर्वाइवल आपका मेन ये होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है क्योंकि आपका। फॉर एन एग्जांपल, आप कोई ऐसा बिजनेस खोल रहे हो जो मार्केट में है ही नहीं, मतलब कि पहले से नहीं है, आप नया नया खोल रहे हो, तो आप सर्वाइव करके कांग्रेचुलेशंस, एकदम आपका प्रोडक्ट तो फिर सब लोग खरीदेगा, है कि नहीं है। तो वही बोल रहा है, द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू ग्रो एंड सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, आपका प्रोडक्ट का एक यूएसपी होना चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट में यूनिक क्या है, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक है तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्या है, सर्वाइवल। अच्छा, अगर आप सर्वाइव नहीं करोगे तो आप दूसरे मोटिव पे पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहला है सर्वाइवल। सेकंड है प्रॉफिट। अगर आप सर्वाइव कर भी गए और प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो बिजनेस खोल के फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं, आपका दिवालिया निकल जाएगा, है कि नहीं। तो पहला सर्वाइवल है कि सर्वाइव कर जाओ। अच्छा, सर्वाइव कर लिया, कॉम्पिटिटिव मार्केट अब स्टेबल चल रहा है, आप करो प्रॉफिट। ठीक है, अब कीजिए आप प्रॉफिट मेकिंग। कैसे होगा, देखिए प्रॉफिट क्यों, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाइवल के साथ साथ आपका प्रॉफिट मोटिव भी पूरा हो। सिर्फ सर्वाइवल करोगे ना तो तीन साल में शायद आपका दिवालिया निकल जाए कंपनी का, लेकिन सर्वाइवल के साथ साथ अगर आप प्रॉफिट भी कर रहे हो, वेरी गुड चल रहा है आपका बिजनेस, कांग्रेचुलेशंस। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इट इज द मोस्ट, ये प्रॉफिट है। अच्छा, इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो अभी बोला कि अगर आप सर्वाइव करके कॉम्पिटिटिव मार्केट में कम दाम देके, लेकिन आपका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, 3 साल के बाद वैसे ही बंद हो रहा है, तो आपका सर्वाइवल हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ सर्वाइवल। तो प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेकंड पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में चलते हैं। आई होप आपको सर्वाइवल प्रॉफिट समझ में आया हो। अब देखते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ, बिजनेस मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड। बिजनेस को हमेशा ग्रो करते रहना, एक्सपैंड ही। ऐसा नहीं कि हम कर लिए एक शहर में, अब मेरा बेटा जब जन्म लेगा हम दूसरे शहर में करेंगे, ना, तुम ही करोगे। क्यों, तुम्हारा बेटा करेगा, नहीं करेगा तुम्हारा बेटा। ठीक है, तो बिजनेस मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड। ठीक है, क्या पता आपकी बेटी को आईएएस ऑफिसर बनना हो और आप उसको बिजनेस में घुसा रहे हो, नहीं करना है ऐसा, आप करोगे। ठीक है, तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्केल। अच्छा, आपका बिजनेस कितना
फैला हुआ है इस टर्म में आप ग्रोथ कैसे मेजर करोगे, आप कैसे देखोगे कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्केल, कितना सारा यूनिट खुला है, इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस, कितना सारा आप कहां ब्रांचेस खोल के रखे हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कितना यूनिट आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक जगह पे ये वाटर फैक्ट्री खोला, ठीक है, वाटर फैक्ट्री खोलने के बाद मैं एक ही जगह पे प्रोडक्शन कर रहा हूं 10 साल से, तो प्रॉफिट क्या होगा? नहीं होगा ना। आप ट्राई करो कि 5 साल में आप प्रॉफिट दुगना करोगे। आप फैलाओ अपने वाटर फैक्ट्री को, आप एक जगह खोले कोई बात नहीं, अब वो सेट स्टेबल हो गया, कम खाइए, पैसा ज्यादा जमा कीजिए और एक जगह लैंड खोल के खरीद के और एक जगह खोल लीजिए, 2 जगह से प्रॉफिट है कि नहीं है? तो वही है कि बिजनेस शुड ग्रो, अगर ग्रोथ रुक गया तो बिजनेस रुक गया। समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो ये तीनों है। ओके, आई होप सो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। अब चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ओके, तो अब देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स डील्स विद कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, मतलब समाज सेवा, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन कितना समाज सेवा के लिए कमिटेड है वो होता है उसका सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए कुछ समाज सेवा में। जैसे मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल दूंगा जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है, एकदम अच्छा खासा, ठीक है। तो पहले देखिए, लाइक सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। तो पहला ये तो मेरी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, टाटा पकड़ते हैं आगे, ठीक है। टाटा स्टील्स, वेरी गुड स्टील्स, ठीक है, शायद उसी से हावड़ा ब्रिज बना, आई डोंट नो द थिंग, मैं एक बार रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि हावड़ा ब्रिज आई थिंक सो टाटा वाला स्टील से बनाया है। जब वो बहुत पहले बना था ना कोलकाता वाला हावड़ा वाला ब्रिज, आज भी वैसे का तैसा है कि नहीं है? तो वो जिस स्टील से बनाया उससे तो हम अपना घर भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। टाटा की कार्स देख लो आप, टाटा कार्स है कि नहीं है, मतलब टाटा व्हीकल्स मोटर, टाटा मोटर्स, सॉरी, टाटा मोटर्स के ट्रक्स देख लो आप, कार्स उठा लो आप, कुछ भी उठा लो आप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, है कि नहीं है? क्यों? और वो रीजनेबल प्राइस है, ऐसा नहीं कि एकदम 1 लाख 2 लाख का है। अगर आप डिफेंडर लेने जाओ तो ठीक है, अच्छा खासा प्राइस है, बट अगर आप मिडिल क्लास में लोगे तो उसमें भी हैरियर हो गया, टाटा हैरियर, ये सबका बड़ा अच्छा है ना, है कि नहीं है? टूटता ही नहीं है, मतलब सामने वाला कार टूट गया, पीछे वाला कार टूट गया, वो नहीं टूटता है कि नहीं है? तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है रीजनेबल प्राइसेस, अच्छा खासा प्रोडक्ट दो रीजनेबल प्राइस पे दो, ठीक है। तो पहला सोशल ऑब्जेक्टिव तो ये है, ऐसे नहीं घपलेबाजी करके आपका ये दिया और कम प्राइस में दिया, नहीं, अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस, आप प्राइस लो अच्छा खासा, रीजनेबल लो, बट ठीक है, ज्यादा नहीं, ओके। अच्छा, सेकंड आता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। व्हाट आर सिविक एक्टिविटीज? एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं छोटा सा, जैसे कि क्लीनिंग, ठीक है, पब्लिक में फूड बांट देना, ठीक है, लाइक गरीब लोगों में डेली जाके दोपहर का 12 बजे एक टाइम का खाना दे देना, है कि नहीं है? लाइक फॉर एन एग्जांपल साफ सफाई करना, ठीक है। तो ये सब होता है सिविक एक्टिविटीज, ठीक है। तो डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन, एक्सक्यूज मी। अच्छा, फिर आता है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, टैक्स का चोरी ना करके भाई इकोनॉमिक वेल्थ थोड़ा सा जनरेट कर दो, ठीक है, देश भी आगे बढ़ेगा। हम लोग का देश वैसे ही बहुत आगे बढ़ रहा है, अच्छा खासा नजर न लगे इंडिया को, एनीवेज, ठीक है। तो इकोनॉमिक वेल्थ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। उसके आते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं जनरेट कर रहा है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब कुछ मशीन से हो रहा है, कैपिटल मतलब एवरीथिंग इज गोइंग इनटू कैपिटल, देयर इज नो लेबर, है कि कैपिटल मेथड से हो रहा है सब चीज, ओके, मशीन से आ रहा है, रोबोट से आ रहा है, एआई का टेक्नोलॉजी से आ रहा है, कहां हुआ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भाई? आपका तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं हुआ, तो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। मोर ओवर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मैं लास्ट में लिखा हूं, इसको देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलना चाहिए, ओके, क्योंकि दे आर ऑलरेडी वीकर ना, जनरल वाले मेरे को मारेंगे अब, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इन लोगों को मिलना चाहिए, तो ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। अगर कोई कम्युनिटी या फिर अगर कोई इंसान या फिर अगर कोई स्पेसिफिक मरीज है, ठीक है, और उनको 1 लाख 2 लाख चाहिए चेकअप के लिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर हेल्प मांगने के लिए आ रहा है, तो दे देना चाहिए उन लोगों को। दिस इज आल्सो सोशल ऑब्जेक्टिव। हाँ, अगर आप दे रहे हो तो उसका एडवर्टाइजमेंट करो, आप उसको सोशल मीडिया पे दिखाओ, क्योंकि आपने कुछ अच्छा काम किया तो दिखाना आपका हक बनता है वो, ठीक है। जो लोग बोलते नहीं दिखाना चाहिए, देखिए बोलने दो लोगों को, छोड़ो, आपने कुछ अच्छा काम किया दिखाओ, ताकि लोग दूसरे भी मोटिवेट हो करने के लिए, है कि नहीं है? तो फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी होना चाहिए। उसके होना चाहिए ऑर्गेनाइज एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, है कि नहीं है? एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि मेरा जो कॉलेज है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी, IIL सिलीगुड़ी, हम लोग लीगल एड करते हैं और एकदम फ्री का करते हैं,
है कि नहीं? नो चार्ज, नो एनीथिंग, नॉट इवन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, नॉट इवन फ्रॉम द टीचर्स, नॉट इवन फ्रॉम द एनजीओज दैट वी आर कंसल्टिंग, नॉट इवन फ्रॉम द स्कूल्स, नथिंग, जस्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो पहला तो एजुकेशन वो लीगल एड का होता है हम लोगों का, कि हम लोग अपने कॉलेज से जाते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स कुछ लोग एक स्कूल में जाते हैं और वहां पे लीगली सबको एजुकेट कर देते हैं, नो चार्जेस, नो फीस, एवरीथिंग कॉस्ट कवर्ड ऑन कॉलेज आवर, है कि नहीं है? तो दैट इज ऑर्गेनाइज एजुकेशन। दूसरा हेल्थ आता है। ठीक है, अभी खान सर का मैंने देखा था कि खान सर का भी क्या किए थे, बहुत सारे मतलब ये खोल दिए, डायलिसिस का मशीन खोल दिए थे, तो वो हो गया हेल्थ का। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसके लिए? जैसे कि मेरे को अगर लीगल एड में लेके जा रहे हैं वो लोग, तो मैं तो ट्रेन हो रहा हूँ ना, पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं ट्रेन हो रहा हूँ। मैं सामने 40 के 40 बच्चे बैठे, मैं उनके सामने स्पीच दे रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि देखो ये होता है रैगिंग के बारे में, ये होता है फलाना ढिमकाना के बारे में, ये नहीं करना चाहिए, लीगली नहीं पॉसिबल, मतलब ये अच्छा बात नहीं है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मैं ट्रेन हो रहा हूँ किसी के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेशन के लिए फ्री का प्रोग्राम्स चलाना चाहिए, हेल्थ केयर के लिए खोल देना चाहिए, जैसे टाटा ने भी खोला है बहुत सारे हॉस्पिटल्स, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स खुलवाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड और प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करना चाहिए आप लोगों को प्रोडक्शन के लिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप गंगा के किनारे, वाराणसी में गंगा के किनारे एक फैक्ट्री खोल के रखते हो, तो ऐसा ना हो कि गंगा से पानी यूज कर रहे हो और वापस गंदा पानी गंगा में छोड़ दे रहे हो, नहीं, गंगा मैया में साफ पानी होना चाहिए, है कि नहीं है? तो आप प्रोसेस करो उस वाटर को, फिल्टर करो उस वाटर को, उसके बाद वापस छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स, ठीक है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं करो एनवायरनमेंट में, ज्यादा वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो वो होता है एक सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव दैट अ बिजनेस शुड हैव टू ग्रो। अगर पब्लिक देखेगी कि आपके बिजनेस में ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं, आपका बिजनेस अच्छा खासा ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर रहा है, तो क्यों नहीं करेगी आपको सपोर्ट? ऑफ कोर्स करेगी, है कि नहीं है? लाइक हम लोग जब लीगल एड के लिए जाते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है ना, हम लोग एनजीओ से गांव की तरफ भी जाते हैं, टी गार्डन्स की तरफ जाते हैं हम लोग, ओके, तो वहां पे लोगों को देख के अच्छा लगता है, नहीं यार कोई आया है हम लोगों के लिए, हम लोग को एजुकेट करने के लिए, है कि नहीं है? तो वही है सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, आई होप आपको सोशल ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मतलब एक इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में, एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऑब्जेक्टिव होता है और एक मैनेजर का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, क्या प्लान होना चाहिए, मतलब वो होता है ये चीज। ठीक है, तो देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये किसके लिए है? एम्प्लॉयज के लिए है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉय के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज टू फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, फाइनेंशियल नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स आप बोलो, जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो उस चीज को मतलब फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग इंग्लिश में बोला जाए तो, ठीक है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए पहले तो एक कॉम्पिटिटिव सैलरी आपको देना चाहिए एम्प्लॉयज को, क्योंकि देयर इज अ सेइंग जो मैं एक वीडियो में सुना था YouTube पे ही, कि इफ यू डोंट लव योर एम्प्लॉयज योर कॉम्पिटिटर्स विल लव देम, इफ यू डोंट लव योर वाइफ योर नेबर्स विल लव देम। सॉरी, ठीक है, तो देखिए लाइक ओके आई विल कट दिस, कॉम्पिटिटिव सैलरीज टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, ओके, तो एक कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, अच्छा खासा सैलरी दो एम्प्लॉयज को। ओके, उसके बाद आता है प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज टू फुलफिल अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो हायर लेवल नीड्स में आपको आगे के चैप्टर्स में डायरेक्टिंग में शायद एक मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ाया जाएगा, वो आगे हम आपको समझाएंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि एम्प्लॉयज के लिए जो सबसे ऊपर का नीड होता है और सबसे लास्ट का नीड कौन सा होता है। जैसे सबसे ऊपर का नीड होता है साइकोलॉजिकल नीड, अगर एक एम्प्लॉय है, अगर एक कोई इंसान है, तो उसके लिए सबसे ऊपर है रोटी कपड़ा मकान, उसका अपना नीड, है कि नहीं है? उसके बाद आता है सोशल नीड, उसके बाद आता है वगैरह, आपको मालूम बहुत सारे नीड्स आता है। ठीक है, शायद 5 की 3-4 है, 5 है, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए हायर लेवल नीड्स में सबसे लास्ट में आ जाता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, है कि नहीं है? तो प्रमोशन और ट्रेनिंग होना चाहिए। प्रमोशन पहला बात तो होना चाहिए उस एम्प्लॉय का, लाइक अगर वो 10 साल तो नहीं, अगर वो 3-4 साल से एक ही पोस्ट पे अच्छे से काम कर रहा है तो 5वें साल उसको आप प्रमोशन दे दो, खुश एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रमोशन के बाद अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम है, तो उसको आप टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहो हर एक काम के लिए। फिर आता है पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए उसका। पर्सनल ग्रोथ मतलब जैसे जब ट्रेनिंग लेगा ना तो उसका पर्सनल ग्रोथ भी होगा उसके साथ साथ, वो नॉलेज पाएगा उसके लिए, लेकिन अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग चीज में नॉलेज पाने लगेगा वो। और डेवलपमेंट, अगर ये तीनों चीज हो रहा है तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा एम्प्लॉइज का। ओके, एम्प्लॉय डेवलप हो जाएगा टू फुलफिल अदर हायर लेवल नीड्स लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वो दिख रहा है कि एक जन जो है वो नॉर्मल से एक एम्प्लॉय है और 5 साल 6 साल बाद वो एक हायर लेवल एम्प्लॉय है एक ऑर्गेनाइजेशन में,
उसका हायर लेवल नीड्स तो पूरा हो गया ना, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला नीड ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है उसको, है कि नहीं है। फिर आता है पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर कॉलीग्स फॉर सोशल नीड, ठीक है। उसको सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए और मिलना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं कि बॉस डेली सुबह उसको आके गाली दे रहा है, डांट रहा है, लेकिन प्यार से समझाओ। प्यार से समझाने पे तो बिल्ली और कुत्ते भी मान जाते हैं, ठीक है। प्यार से समझाओ आप। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए उसका, रिस्पेक्ट फॉर कॉलीग्स होना चाहिए, कॉलीग्स के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झगड़ा चल रहा है, अगर झगड़ा चल रहा है ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रहा है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को ट्राई करना चाहिए कि झगड़ा वगड़ा ना हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, ठीक है। और लास्ट में आता है गुड एंड हेल्दी वर्क कंडीशन एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल ग्लास फैक्ट्री है आपका, वहां पे अगर ठीक से नहीं हो रहा है, ये सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं करना चाहेगा, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चला जाएगा, ग्लास फैक्ट्री वाला ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म, ठीक है। तो उस चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गुड एंड हेल्दी वर्क कंडीशन होना चाहिए, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए एम्प्लॉइज लोगों का। ऐसा नहीं कि बाहर निकलते ही उसको थप्पड़ मार दिया एम्प्लॉय को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेफ्टी होना चाहिए एम्प्लॉइज का, ओके। तो ये होता है एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझा दिया, मैंने आपको सोशल ऑब्जेक्टिव समझा दिया, मैंने आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी समझा दिया जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स अब एक मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए इन लोगों के प्रति, एक मैनेजर का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए ये वाला है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए business organizations attains top position only because of quality management। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन पे है तो ओनली बिकॉज ऑफ इट्स मैनेजमेंट, क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जैसे टाटा का बात करते हैं, टाटा का मैनेजमेंट यार माशाल्लाह, वाह, मजा ही आ जाता है उनका मैनेजमेंट का तरीका देख के, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है उनका, देखिए टॉप पोजीशन पे है। जियो का मैनेजमेंट, मतलब अंबानी जी का, हम लोग का मैनेजमेंट, उनका कंपनी का मैनेजमेंट टॉप पोजीशन पे है। अडानी, बिरला, ये जितने भी सारे कंपनीज टॉप पोजीशन पे है ना, सब अपने मैनेजमेंट की वजह से ही तो हैं उनका, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है कि नहीं है। लाइक अगर मैनेजमेंट अच्छा ना होना एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा, शुरू होने से पहले डूब जाएगा, ओके। तो देखिए लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आपका वेस्ट होगा, मतलब जो मटेरियल ये मटेरियल आप मंगाए हो वो वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगा, और एफर्ट तो वेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट अगर आपका ठीक से नहीं चल रहा है तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, टाइम होगा वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ एफर्ट। इसीलिए आपका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। कि आप दो जन, अगर फॉर एग्जांपल आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, अगर आपका लाइक ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग अगर अच्छा नहीं है, या स्टाफिंग वाला पार्ट अच्छा नहीं है आपका, तो क्या होगा, दो जन एक ही काम कर रहे हैं, दो एम्प्लॉय सेम काम कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एफर्ट भी हो गया, है कि नहीं है। तो इसीलिए मैनेजमेंट अच्छा होना मांगता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जो मैनेजमेंट अच्छा क्यों होना चाहिए, कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है। तो ग्रुप गोल्स क्या होगा, एक ग्रुप का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक साथ अटेंड करना होगा। कभी भी एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक अगर ऑब्जेक्टिव हो, अकेले कोई भी इंसान अटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वही बोलते हैं इंटीग्रेट एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छा सैलरी पाना, नाम कमाना, सेल्फ रिस्पेक्ट कमाना, यही एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव पहले पढ़े हैं, है ना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो इंटीग्रेट एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैसे, आप बोलो एम्प्लॉइज को, अगर आप अच्छे से काम करोगे, अगर आप ये प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट करके दोगे तो हम आपको रिकॉग्निशन देंगे, है कि नहीं है। अगर वो ये पेलेस जॉब पे है तो आप बोलो कि हम आपको रिकॉग्निशन देंगे अच्छे से काम करके दोगे तो, ठीक है। अगर एम्प्लॉय पेड जॉब पे तो बोलो कि हम आपको बोनस देंगे। तो क्या हुआ, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या था, गेट हायर सैलरी, है ना, ये फुलफिल देयर फाइनेंशियल नीड्स, तो जो हो जाएगा सैलरी से या रिकॉग्निशन से पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला भी था एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव में, जो इससे हो जाएगा। अच्छा, विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया, उनको काम करवाना था टाइम पे, हो गया काम टाइम पे, है कि नहीं। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव भी पूरा, ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव पूरा, ठीक है। तो पहला क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इट डायरेक्ट्स एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन कॉमन डायरेक्शन, सारे के सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है वो, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और लास्ट में क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो जाता है ना। उसके आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट अगर आपका नहीं हो तो एफिशिएंसी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ऐसे समझिए, अगर आपका मैनेजमेंट, अगर आपका स्टाफिंग ठीक से नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो क्या होगा,
आप 2-3 जन मिलके सेम काम कर रहे हो, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपको कांटेक्ट करना है स्कूल्स को किसी रीजन से, ठीक है, फंक्शन हो रहा है आपके कॉलेज में या स्कूल में, आपको दूसरे स्कूल्स को इनवाइट करना है, पूरा का पूरा 5 जन मिलके एक ही स्कूल को फोन कर रहा है बैठ के, क्या तरीका है यार, है कि नहीं। 1 जन 2 जन मिलके करो यार, फोन ही ना करना है, बुलाना ही है ना, 2 जन करो, 3 घंटा लगा के करो, बट करो 2 जन, है ना। बाकी 3 जन को कुछ और काम दे दो अच्छा खासा, है ना। तो इंक्रीजेस एफिशिएंसी, क्योंकि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है ना, मैनेजमेंट वाला टॉपिक आपका अच्छा है तो एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लेगा, मिनिमम से मिनिमम टाइम लेगा और ऑप्टिमम होगा यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज जो आपके पास है वो अच्छे से यूज हो जाएगा। ओके, तो ये तो पहला था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी और है, आगे बढ़ते हैं, देखिए। ओके, अब आते हैं बाद वाले 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। इसके बाद और एक पॉइंट बाकी है, तो ये देखिए मैनेजमेंट CREATES होगा ना, क्रिएट्स का स्पेलिंग गलत है शायद, ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक समझिए, एक एनवायरनमेंट जो होता है ना वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, फॉर एन जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, ठीक है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आप एनवायरनमेंट को उठा लो वो डायनेमिक होता है। अब वेदर पकड़ लो, आज धूप है, मतलब मैं अपना एनवायरनमेंट बता रहा हूँ, तो सुबह धूप था, अभी बारिश हो रहा है ना, डायनेमिक एनवायरनमेंट। ओके, तो वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी डायनेमिक होते रहता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का टेस्ट जो है ना वो चेंज होते रहता है, ठीक है। लाइक अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड चल रहा था Samsung S24 का, अभी शायद 25 का ट्रेंड चल रहा हो। इससे पहले चल रहा था iPhone 16 का, अभी शायद 17 का नहीं है, जब 15 का चल रहा था, अभी शायद 16 का चल रहा है कि नहीं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनेमिक है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनेमिक होना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि अभी रेमंड जो है वो फॉर्मल पैंट और शर्ट अलाउ कर रहा है, कल को यूपीएससी ने बोल दिया कि आपसे फॉर्मल, मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू बोर्ड बोल दिया कि आपसे फॉर्मल पैंट और कोट कोई नहीं पहन के आएगा, आपसे सब लोग ट्रेडिशनल धोती कुर्ता में आएगा इंटरव्यू देने। अब रेमंड का आधा सेल्स तो उसी में चला जाएगा, क्योंकि आईएएस आईपीएस लोग धोती कुर्ता में घूमेंगे, आईएएस लोग क्या घूमेंगे, धोती कुर्ता में घूमने लगेंगे, ट्रेडिशनल वे में एकदम नेता जैसा, है कि नहीं है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है ना, डायनेमिक होता है। मैंने मान लेने बोला तो यूपीएससी करना ही नहीं वाला है। देखिए समझिए, ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में क्या करना होगा, सर्वाइव करना होता है, ठीक है। इसीलिए मैनेजर्स हैव टू कीप मेकिंग चेंजेस, मैनेजर्स को चेंजेस करते रहना होगा। मैनेजर्स हैव टू क्या, कीप मेकिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, टू कीप अ मैच विद एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के हिसाब से चलने के लिए मैनेजर्स को चेंजेस करते रहना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया रेमंड का कि आज अगर चेंज हो जाए तो कल को रेमंड मैनेजर बोल दे कि रेमंड का मतलब जो हेड है, सीईओ है, जो मैनेजर्स, वो भी मैनेजर्स में ही आते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल दे कि अब से ये टेलर लोग का ये वाला सिखलाई बंद, एक्सक्यूज मी, पैंट शर्ट वाला, अब से धोती कुर्ता हम लोग सिलना सीखेंगे, ठीक है। तो हो गया चेंज। प्रॉब्लम कब आया, प्रॉब्लम ये आया कि जो एम्प्लॉइज है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उतना अच्छा चेंजेस में नहीं होता है, बहुत रेजिस्टेंट होते हैं चेंज का। दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं, ये वाला पॉइंट को, ठीक है। अभी जो आजकल का तो नहीं, अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो चलाया है कि हर एक एविडेंस, हर एक फैक्ट, हर एक ये क्या बोलते हैं, पेपर्स डिजिटली देना है। मतलब कोई भी अब पेपर नहीं होगा, ऑन पेपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगा, वो डिजिटली चलेगा प्रोसीडिंग्स, प्लस वो कैमरा के सामने होगा, ओके, प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। और टैब आपको चाहिए, आपको एक टैब दिया जाएगा या फिर टैब खरीदना पड़ेगा, उसमें से आप वहां पे 2 जज के सामने एक लैपटॉप या टैब रखा रहेगा, आप भेजो, वहां पे डायरेक्ट दिखेगा, ठीक है। फिर एक स्क्रीन रहेगा, आप स्वाइप करो, आपको वहां पे दिखेगा। तो अभी के जो नए वकील है वो लोग तो ठीक है कर लेंगे ये चीज, लेकिन जो ओल्ड एज वकील है, जो लोग एकदम 90s मतलब 1980s से कर रहे हैं वकालत, है कि नहीं, 1999 से कर रहे हैं वकालत, है कि नहीं है, तब तो इतना ही सब नहीं था, तब तो पेपर का था। जो लोग एजेड वकील लोग हैं वो लोग इस चेंज से थोड़ा सा रेजिस्टेंट है, लेकिन उन लोग को पेपर का आदत हो गया है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, उनके जो जूनियर्स आए हैं वो लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे एक टीचर हैं, उनको भी नहीं आता तो उनको हम लोग सिखाते हैं, ठीक है, कि सर ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो सर भी अभी कभी हम लोग को सिखा देते हैं। तो सर ऑलवेज सेज दैट टेक्नोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल, ओके, इफ यूज्ड इन अ करेक्ट वे। तो वही होता है कि एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज, ठीक है। प्रॉब्लम कहां आता है कि एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर रेजिस्टेंट टू चेंज। लेकिन अगर एक मैनेजमेंट एफिशिएंट है, सो एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू मेक चेंजेस। अगर एक मैनेजर अच्छा है तो वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर देगा, नहीं बाबू चेंज हो गया है, आप चेंज फॉलो करो, ठीक है। ये होता है मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कि एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में आप तो चेंज कर दोगे टॉप लेवल में बैठ के, लेकिन लोअर लेवल में कौन चेंज करवाएगा एम्प्लॉइज को, उनको तो चेंज करवाना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे होगा।
तो यही है एक अच्छे मैनेजर का खूबी कि मोटिवेट करो एम्प्लॉय को चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए। अगर हाई कोर्ट बोल रहा है कि पेपर से नहीं डिजिटली अब होगा तो मोटिवेट करो उन लोगों को, ठीक है, जो एजेड भी है जो लोग, कि अच्छा ठीक है अब ये सीखेंगे हम लोग। सीखने में क्या है, सीखना तो बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या देखा अभी अभी पढ़ाए थे, फाइनेंशियल नीड्स, कुछ सोशल नीड्स, ठीक है, और क्या था, और था आपका लाइक अच्छा खासा प्रमोशन, ग्रोथ, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव था ना। तो मैनेजमेंट जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे? मैनेजर्स लीड पीपल इन सच अ मैनर दैट अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इंडिविजुअल गोल्स आर आल्सो अचीव्ड। तो अभी अभी मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था इसका, ठीक है। आई होप सो तब आपको समझ में आया। सेम चीज ये है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन achieving personal objective. Manager leads people in such a manner that along with organizational goal, individual goals are also ये achieved. माने मैनेजर्स लोग आपको ऐसे करके लीड करेंगे कि इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दोनों अचीव हो जाए। लाइक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या क्या थे आपका? प्रॉफिट मेकिंग, सर्वाइवल और ग्रोथ था ऑर्गेनाइजेशन का गोल। और पर्सनल गोल, इंडिविजुअल का गोल्स क्या क्या था? सेल्फ रेस्पेक्ट, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होना, ठीक है, कॉम्पिटिटिव सैलरी, ये सब था ना, दोनों हो जाएगा इससे, मैनेजर अगर अच्छा हो आपका तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं लास्ट वन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी को भी डेवलप करता है, देखते हैं कैसे। इट इंसिस्ट इन हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स। पहला तो गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स होना चाहिए। दूसरा कॉम्पिटिटिव सैलरी, दो एम्प्लॉइज को सोसाइटी डेवलप होगा। तीसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मेन प्रॉब्लम है इंडिया का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देश में इतना पॉपुलेशन बढ़ गया कि एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, और एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए मैं सबसे अच्छा चीज जो आपको बता रहा हूं वो है स्किल डेवलप करना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपके घर में 4-5 जन हैं, ठीक है, और पांचों कुछ एक स्किल आता है। किसी को एसी ठीक करना आता है, किसी को फ्रिज ठीक करना आता है, किसी को नॉर्मल स्किल है, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। किसी को एसी ठीक करना आता है, फ्रिज ठीक करना आता है, ठीक है, किसी को बेकरी का काम आता है, कुकिंग का काम आता है मान लीजिए, ठीक है, और किसी को मान लीजिए आपको पंखा ठीक करना आता है कि नहीं? अब मैं अगर चारों को एक एक जगह जॉब दे दूं, हो गया ना चारों, है कि नहीं है? अब चारों अगर जॉबलेस बैठे हुए हैं क्योंकि उनको कोई स्किल नहीं आता है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है तो पहले तो आप जॉब दो, पहले उनको आप ट्रेनिंग दो, स्किल सिखाओ। और ट्रेनिंग अगेन कौन देगा? मैनेजमेंट देगा, है कि नहीं? एक ऑर्गेनाइजेशन देगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट प्लान करेगा, ट्रेनिंग देना चाहिए, है कि नहीं है? ट्रेन करेगा उसके बाद लेगा, है कि नहीं है? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप जनरेट करो तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा, है कि नहीं है? समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स बाय फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटीज, ठीक है। मैनेजमेंट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कैसे पूरा करता है? टुवर्ड्स एम्प्लॉय। सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, ये सब होता है ना। सॉरी, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव था। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था? लाइक एम्प्लॉयमेंट देना, है कि नहीं है? मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैकेंसी निकला, मैंने अपने भाई को भी बुलाया क्योंकि भाई भी अच्छा खासा मेरा सेम अच्छा खासा काम करता है, मैंने उसको भी बुला लिया, है कि नहीं? लो, हो गया सोशल रिस्पांसिबिलिटी पूरा, अपने एम्प्लॉयमेंट दे दिए अनएम्प्लॉयड को, है कि नहीं? एक भी अनएम्प्लॉयड को अगर नौकरी दे रहे हो तो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है आपका। ऐसा नहीं कि वापस मत देना और दो, ठीक है। तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। उसके बाद बाय इंसिस्टिंग ऑन इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए हर एक मैनेजर को, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन करके रुक गया। बाय इंसिस्टिंग ऑन इंक्रीज प्रोडक्शन मींस इंक्रीज इन जीडीपी। जितना प्रोडक्शन आप इंक्रीज करोगे उतना इंक्रीज होगा जीडीपी में। और उसके बाद नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री, नेशनल इनकम भी आगे बढ़ेगा। नेशनल इनकम अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलूं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एम्प्लॉयज इकोनॉमिक्स का वीडियो में पढ़ाया है मैंने। ओके, तो नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री भी बढ़ जाएगा। तो ये होता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन आवर डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये 5 पॉइंट था जिसकी वजह से मैनेजमेंट आपका ग्रो करता है। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है। ये भी आपका 3 मार्क्स का आ सकता है, तो आप पढ़ के जाओगे इसको भी अच्छे से, ठीक है। और आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, लाइक ऐसे लिख दिए ना, उसके इतना सब पॉइंट लिख दो, ठीक है, पॉइंट वाइज 300 पॉइंट बना दो आप, हो गया आपका, मतलब बेस्ट वन। मैंने आपको जैसे पढ़ाया है अभी कि 5 पॉइंट्स मैंने देखना ज्यादा नहीं लिखा, मैंने एक एक लाइन का 3 पॉइंट लिख दिया, एक एक दो लाइन का मैंने 3 पॉइंट लिखा है कि नहीं है? लिख दो, आप भी मिल जाएगा आपको आराम से मार्क्स यार, वेरी इजी। समझ में? आगे बढ़ते हैं, चलिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया है। अब हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्यों आया, देखिए बात इसका। जो मैनेजमेंट का जो प्रोफेसर्स थे
उन लोगों ने मैनेजमेंट को जब समझा, जब उनको रिसर्च किया, तो उनको दिखा कि यार मैनेजमेंट में तीनों चीज आ रहा है। मैनेजमेंट में साइंस भी आ रहा है, मैनेजमेंट में आर्ट भी आ रहा है, मैनेजमेंट में प्रोफेशन भी आ रहा है। समझिए कैसे, मैं आगे अच्छे से और समझाऊंगा, ये शॉर्ट में मैं आपको पहले बता रहा हूँ जस्ट। हाँ, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस का भी नेचर होता है मैनेजमेंट में, आर्ट का भी होता है, प्रोफेशन का भी होता है। कैसे देखिए, साइंस क्या होता है, साइंस जैसे कि न्यूटन का, अगर हम आपको, न्यूटन तो है नहीं फिर भी समझा देते हैं कि न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटी का, इंडिया में भी सेम है, यूएसए में भी सेम है, चाइना में भी सेम है, पाकिस्तान में भी सेम है, टेररिस्ट वाला नेशन में, ठीक है, उसके बाद आपका अफगानिस्तान में भी सेम है, बांग्लादेश, ऑल ओवर टोटल वर्ल्ड में पूरा का पूरा सेम है कि नहीं, न्यूटन का लॉ। तो साइंस क्या है, साइंस एक एग्जैक्ट चीज है जो एक बार रिसर्च करके रखने के बाद एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बन जाता है और वो हर जगह सेम होता है। मैनेजमेंट भी वही है कि नहीं है। मैनेजमेंट जो यूएसए की कंपनी में फॉलो हो रहा है, सेम मैनेजमेंट इंडिया के भी किसी कंपनी में फॉलो हो रहा है कि नहीं है। जो चीज यूएसए की कंपनी में प्लानिंग चल रहा है, सेम चीज इंडिया की भी कंपनी में प्लानिंग चल सकता है कि नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है कि नहीं है। सेम चीज यूएसए में भी हो रहा है, चाइना में भी सेम चीज हो रहा है, पाकिस्तान में भी सेम चीज हो रहा है। पाकिस्तान में हो रहा है, नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, सॉरी, ठीक है, वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहा है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट इसलिए एक साइंस है, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट एज आर्ट। क्यों आर्ट है? जब साइंस बना, तब हम लोग ने देखा कि यार मैनेजमेंट तो आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में तो टेक्निक लगता है। हर एक मैनेजर को अपने एनवायरनमेंट को समझ के, अपने एनवायरनमेंट में, हाँ आपको वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ही करना है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को समझ के करना है ना, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपके एनवायरनमेंट में साड़ी पहनने का ये है, ठीक है, अब आप बनारसी साड़ी चाइना में ले जाके बेच के दिखा दो, नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो है ही नहीं। तो आपको एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा वहां का, और एनवायरनमेंट समझना एक आर्ट है, ओके। फिर आता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन कैसे? जैसे वकालत एक प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, वैसे मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक स्टडी होता है, ओके। आपको मैनेजमेंट के लिए एक स्पेसिफिक स्टडी करना होता है। ये नहीं है कि आप बिजनेस, आप वकालत पढ़ के आप मैनेजर बन जाओगे, नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होना चाहिए, ओके, समझ में आया। तो दिस इज द थिंग, अच्छे से एक समझाते हैं हम आपको, ओके। चलिए, तो पहले तो आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हैंडराइटिंग गड़बड़ा गया है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के अच्छे से समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने बुक से लिखे हैं, बट नीचे हो गया, मेरा हाइट थोड़ा ज्यादा है तो हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब हो गया है, ठीक है। आप बस ध्यान से सुनते रहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट को पहले बताते हैं साइंस क्यों बोला गया है, ठीक है। साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में जितना भी नॉलेज दिया हुआ है सारे सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड हैं। माने न्यूटन की ग्रेविटी से लेकर आइंस्टाइन का E = mc² तक सारे के सारे नॉलेज और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में दिया हुआ है, ठीक है, एक एक बुक में दिया हुआ है करके, एंड बेस्ड ऑन लॉजिकल फाइंडिंग्स। वो जितने भी साइंस में दिए हुए हैं ना, लॉजिकल फाइंडिंग्स है। जैसे न्यूटन के बाजू में एप्पल गिरा था, तब उसको ग्रेविटी का पता चला, है कि नहीं है। तो लॉजिकल फाइंडिंग्स है सारे के सारे, और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है कि नहीं। जैसे आइंस्टाइन का E = mc² का जो फॉर्मूला है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। फैक्ट्स एंड इवेंट्स पे भी बेस्ड है। इवेंट्स मतलब वो वाले जो एप्पल गिरने वाला इवेंट पे है, और फैक्ट्स मतलब E = mc² वापस फैक्ट्स पे बेस्ड है कि नहीं है। तो साइंस क्या होता है? एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है कि नहीं है। सारे के सारे पहले ही अच्छे से फाइंडिंग्स में बेस्ड है, और वो अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं, है कि नहीं। साइंस कंटेन्स वेरीफाइड प्रिंसिपल्स, ठीक है। सारे के सारे जितने भी प्रिंसिपल्स है साइंस में, वो सारे वेरीफाइड है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। सेम इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे बोले थे सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। देखिए, इन साइंस एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। साइंस में सारे, मैंने अभी जैसे बोला, एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल। जैसे न्यूटन का ग्रेविटी एक स्टडी मटेरियल है, न्यूटन का जो लॉज है, लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ फोर्स जो है मोशन का है, ठीक है। ये वो वाला लॉ जो है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक ही याद है अभी फिलहाल तो मेरे को, ठीक है। तो एक स्टडी मटेरियल है ना, आप तो अभी भी उससे पढ़ रहे हो, तो एक सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है अवेलेबल, ठीक है, व्हिच कैन बी यूज्ड टू एक्वायर नॉलेज, जो कि नॉलेज बना सकता है आपका, है ना। सेम मैनेजमेंट में भी है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, एक मैनेजमेंट का पूरा बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें जितना भी चैप्टर्स दिया हुआ है सारे के सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्लानिंग का चैप्टर अलग से बना दिया, ऑर्गेनाइजिंग का अलग से बना दिया। आगे भी अगर आप बीकॉम या बीबीए पढ़ रहे हो तो मैनेजमेंट के बारे में और पढ़ोगे आप, ओके। तो मैनेजमेंट में भी सेम है। सेम इन मैनेजमेंट आल्सो देयर इज ए अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी आपका एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है,
इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस बोला गया है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, अभी और पॉइंट से आगे देखेंगे। ओके, तो सेम मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है, इसीलिए उसको पहला बात तो साइंस बोला गया है। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स है जितने भी दिए हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट करके दिए गए है कि नहीं है? जैसे कि अगेन आई एम टेकिंग न्यूटन का ये ग्रेविटी के बारे में, तो वो ग्रेविटी को एक्सपेरिमेंट किया, बस एप्पल गिरा इसलिए नहीं दिखा दिया, उसने पूरा का पूरा फॉर्मूला बना के दिया, ग्रेविटी कितना है अर्थ पे ये ढूंढ के दिया, सब कुछ उसने दिया है। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके दिया होगा ना, है कि नहीं है? तो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन मतलब देखना और एक्सपेरिमेंट मतलब उस पे प्रयोग करना। ओके, देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंटिफिक के जितने भी प्रिंसिपल है, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर क्या? डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन से डेवलप होते हैं और किससे? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से डेवलप होते हैं, है कि नहीं है? सेम मैनेजमेंट के भी सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। इसका एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं आगे। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट के दो प्रिंसिपल्स आप इस बार पढ़ने वाले हो क्लास 12 में। एक होता है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फियोल, और एक होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, तो हम हेनरी फियोल का पहला प्रिंसिपल पकड़ते हैं जो है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है आपका प्रिंसिपल कि आपको काम को डिवाइड कर देना चाहिए। अगर एक काम है, एक पूरा यूनिट काम है, तो उसको आपको 4 या 5 जन में अकॉर्डिंग टू द वर्क डिवाइड कर देना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है, तो आप उसको 4 जन में डिवाइड कर दो। ठीक है, 1/4 जो भी हो, हाँ 1/4 करके आप 4 जन में अगर डिवाइड कर सकते हो, या एम आई नॉट रॉन्ग, जो भी हो छोड़ो, तो 4 जन में आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके, तो मैनेजमेंट, तो अब देखिए ये जो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड किया होगा। ऐसे ही तो हवा में आके नहीं बोल दिया होगा ना कि आप काम को डिवाइड कर दो। कैसे पता चला उसको कि काम को डिवाइड करने से जल्दी होता है? ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसने डिवाइड करके देखा होगा, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करके लिखा होगा, है कि नहीं? उसने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें काम डिवाइड नहीं करता हो। जब काम डिवाइड नहीं करोगे आप तो क्या होगा? एक आदमी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, एक आदमी ज्यादा थक जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर आप, और उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा उस एक आदमी का। लेकिन वही अगर आप 4 जन में एक काम को डिवाइड कर रहे हो, है कि नहीं, तो वो चारों का अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी है, चारों को डिवीजन ऑफ वर्क दिया गया है, चारों प्रोडक्टिविटी अच्छे करेंगे और चारों अपना अपना फुल एफर्ट देंगे, क्योंकि कम कम काम मिलेगा ना सबको, है कि नहीं? तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, कैसे आया? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आया ना, है कि नहीं? ऐसे तो 14 है, मैंने तो आपको सिर्फ एक बताया। मैं जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल रहा हूं, 14 ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपका चैप्टर है रिटर्न सीइंग यू वंस, जो आपके चैप्टर है चैप्टर 2 में, इसी के जस्ट बाद वाले चैप्टर में, तो मैं आपको सब समझाऊंगा वो सब। ओके, देखिए, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद आता है सिंस इट डील विद ह्यूमन। अच्छा, अब देखिए, अब मेन पॉइंट आता है। हाँ, ये पॉइंट हमेशा याद रखना आपको। सिंस इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर, मैनेजमेंट किससे डील कर रहा है? ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहा है कि नहीं है? सामान को भी मैनेज करना है, बट साइंस में क्या था? ह्यूमन बीइंग नहीं थे, साइंस तो कांस्टेंट हो गया ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, ग्रेविटी कभी भी चेंज नहीं होने वाला है कि नहीं है? तो ये तो था मैनेजमेंट जो है, लेकिन ह्यूमन बीइंग से डेवलप करते हैं और इंसान बदल जाते हैं, मैंने देखा है, इंसान बदल जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, क्योंकि तो वो डायनामिक होता है। डायनामिक माने चेंज होते रहता है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, एंड दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट होता है। तो ये जो है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो पार्शियली प्रेजेंट है, इसीलिए सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड इनएग्जैक्ट साइंस। मैंने ये कैपिटल लेटर में क्यों लिखा? क्योंकि बहुत सारे ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। आगे चल के भी, मैं जो सेकंड सेमेस्टर का अपना एग्जाम दे रहा था उसमें भी ये एक पार्ट पूछा गया था, मेरे को मेंशन करना पड़ा था ये चीज। ठीक है, तो इसीलिए ये पार्ट मैंने आपको एग्जांपल देके अच्छे से समझाया। आप भी एग्जांपल इलस्ट्रेशंस देके सारे के सारे अच्छे से लिख के आएंगे। ओके, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, व्हाई मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। ओके, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, आई होप सो आपको ये वाला समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो लास्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज ए साइंस में, वो आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए,
साइंस का जो प्रिंसिपल्स है उसका वैलिडिटी यूनिवर्सल है। लाइक अगर जो जापान में जो एटॉमिक बम फेंका गया था, जो जापान में उतना तबाही किया था, वो पाकिस्तान में भी उतना ही तबाही करेगा। जो न्यूटन ने वहां पे बैठ के जो डिस्कवरी किया था फॉरेन में बैठ के, वो सेम चीज, वो सेम ग्रेविटी यहाँ भी काम करेगा, है कि नहीं है। जो साउंड का स्पीड डिस्कवर किया गया है वही सेम साउंड का स्पीड यहाँ भी होगा, यूएसए में भी होगा, एवरीवेयर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्पेस, मतलब अर्थ पे वो सेम रहेगा। जो लाइट का स्पीड है अर्थ पे, वही लाइट का स्पीड होगा बाहर भी। ओके, तो दिस इज द यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ साइंस, माने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है, वो यूनिवर्स में चेंज नहीं होगा। ओके, समझ में। जो वेट का डेफिनेशन है वो वेट का डेफिनेशन यहाँ भी रहेगा, मून पे जाने के बाद भी वो वेट का डेफिनेशन वही रहेगा। ओके, दैट मींस इट वुड गिव सेम रिजल्ट इन ऑल द सिचुएशन। जो साइंस है वो सेम रिजल्ट देगा हर एक सिचुएशन में, बट मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैनेजमेंट किससे डील करता है? ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स चेंज, ठीक है। इसमें भी देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल, इट हैज टू बी चेंज्ड विद द चेंज इन सिचुएशन। या आप लोग जब आगे कॉलेज में जाओगे, कॉलेज लाइफ में, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ने पड़ेंगे आपको। जैसे हॉथॉर्न का एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा, एक्स एंड वाई का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो जो किसने दिया था, आई फॉरगॉट, ठीक है, मैम मारेगी मेरे को, ओके, क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाया था। तो देखिए, बहुत सारे आपको चीज पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। क्यों पढ़ने पड़ेंगे? क्योंकि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो नॉन यूनिवर्सल है, कि वो एनवायरनमेंट और वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसके यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। हाँ, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो आप हर जगह यूज करते हो, छोटे स्केल पे ही करते हो, बट करते हो, ओके, लेकिन वो यूनिवर्सल उसको हम लोग नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला जो प्रिंसिपल है साइंस का, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अब हम आपको बता देते हैं आज क्या क्या समझाया है आपको, एकदम शॉर्ट में लास्ट से बताते हैं आपको। मैंने समझा दिया मैनेजमेंट एंड साइंस क्या होता है। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज एक स्पेसिफिक जगह लिखा है, जैसे मैनेजमेंट से। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, ये भी आपको समझ में आया होगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है, हर जगह वैलिडिटी है, ओके। अच्छा, और एक पार्ट बच गया, वो भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, ये हम पहले बता देते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी बताया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको छोटा-छोटा सब कुछ लिखना पड़ेगा उसमें। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में 3-4 लिख दो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में 3-4 लिख दो। कीवर्ड्स, अगर आपके कीवर्ड्स आपके बिजनेस स्टडीज के बुक में दिए हुए हैं, अगर आप पूनम गांधी का बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो कीवर्ड्स दिए हुए, कीवर्ड से भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर होगा तो कीवर्ड्स आप लिख के आ सकते हो वहां पे, ठीक है। जो एमसीक्यूज और केस स्टडी आप वो पढ़ोगे, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पूछा गया, वो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिख के आ जाते हैं, तो ये गलती ना कीजिएगा, ठीक है, ओके। अगेन कीवर्ड्स पढ़िए, केस स्टडीज और एमसीक्यूज करना होगा। अच्छा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आज मैंने सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ साइंस पढ़ाया, थोड़ा सा बाकी वो अभी पढ़ा देते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट, और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कवर हो सके, वीडियो ज्यादा लंबा ना हुआ, तो हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसी वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन का भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ साइंस का, ठीक है। चलिए लास्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बोला था, जो कैपिटल लेटर में मैंने लिखा था, अब वो भी लिख के आओगे और एंडिंग इससे करोगे, ठीक है। ये इतना से लिख के, अगर आपको 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो इतना से लिख के आना आपके लिए काफी नहीं होगा। अब वो भी लिख के आओगे, जो पॉइंट है आपका मैनेजमेंट एज साइंस के सेकंड पॉइंट में, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन वाला पॉइंट जो है वो भी लिख के आओगे पूरा, प्लस ये लिख के आओगे। देखिए इसको देखिए आप, ऑन लास्ट में ये कंक्लूजन है उस क्वेश्चन का। ऑन कंपेयरिंग फीचर्स ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट, we find that one feature of science is present in the management whereas two are not present। जब हम लोगों ने कंपेयर किया साइंस का फीचर को मैनेजमेंट के फीचर से, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक फीचर तो पूरा का पूरा प्रेजेंट है ना। कौन सा फीचर? मैनेजमेंट साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाला जो फीचर है वो पूरा का पूरा प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। लेकिन बाकी का जो 2 फीचर है, एक जो है एक जो है आपका प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और दूसरा जो यूनिवर्सल वैलिडिटी, वो वाले तो प्रिंसिपल प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज प्योर, cannot be called as a pure or exact science, but
इट कैन बी कॉल्ड एज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब अगर आपको क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है या आ सकता है, व्हाई इज मैनेजमेंट कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस। ठीक है, तो आपको ये लिख के आना है। जो आपके यहाँ पे देखिए नंबर जो ब्लू कलर में है, सॉरी जो येलो कलर में है उसमें लिखा हुआ है कंक्लूजन में, मैनेजमेंट एज साइंस वाले में। ओके, सो आई होप सो आपको ये चीज आज की वीडियो में समझ में आया होगा। ओके, तो और तो कुछ शायद बचा नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।